अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगस्त 1947 एक आदमी दिल्ली के बंद कमरे में बैठा था और नक्शे पर कुछ लाइनें खींच रहा था। उसके सामने थे कुछ पेपर्स, कुछ पॉपुलेशन टेबल्स और एक पेंसिल। उसे एक पेंसिल से जो वो लाइन खींच रहा था, उसे अंदाज़ा तक नहीं था कि उसकी वजह से 2 करोड़ लोग अपना घर छोड़ देंगे। वो नहीं जानता था कि उसकी वजह से लाखों लोग मारे जाएंगे। उसे तो ये तक भी नहीं पता था कि जिन जगहों के बीच में वो लाइन खींच रहा है, वो जगहें कहाँ पर हैं। कुछ दिन पहले तक उस आदमी ने पूरी ज़िंदगी में कभी इंडिया नहीं देखा था। इंडिया के बारे में एक शब्द तक नहीं लिखा था। उसे पता तक नहीं था कि पंजाब कहाँ है और बेंगलोर कहाँ है और सिंध और हिंद कहाँ पर हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार को एक ऐसे ही आदमी की तलाश था, एक ऐसा आदमी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर खींच सके, न्यूट्रल हो बिना किसी बायस के, जो न कांग्रेस की तरफ हो न मुस्लिम लीग की तरफ। और उन्हें ये आदमी मिल गया था। सर सिरिल रैडक्लिफ ये एक बड़े जाने माने इंग्लिश लॉयर था, जो ब्रिटेन के उस वक्त के सबसे रिस्पेक्टेड लीगल माइंड्स में थे एक था। बात असल में ये थी कि कुछ हफ्ते पहले 3 जून 1947 को शाम के 4 बजे रेडियो पर एक आवाज़ गूंजी थी, इंडिया की आखिरी वॉइस। लुइस माउंटबेटन के उन्होंने साफ बातों में अनाउंस किया था कि ब्रिटिश इंडिया छोड़ रहे हैं और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन उसमें बस एक शर्त थी, इस देश के 2 टुकड़े होंगे। हमारे चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। उस टाइम तक ब्रिटिश को महसूस हो गया था कि वो बारूद से भरे जहाज़ पर बैठे हुए हैं जिसमें आग लग चुकी है। उनका मानना था कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, और उसे जल्दबाजी में उन्होंने इतिहास का कि पार्टीशन होने से पहले सवाल उठा कि दोनों देशों का नाम क्या होगा। मोहम्मद अली जिन्ना अपने देश का नाम पाकिस्तान चाहते थे, जबकि कांग्रेस चाहते थे कि इंडिया का नाम इंडिया ही रहे। 2 मुल्क बनने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि 2 नाम भी होंगे, पर नाम। दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर्स का कहना था कि इंडिया से टूटकर पाकिस्तान बन रहा है, इंडिया अपना नाम क्यों बदलेगा। जवाहरलाल नेहरू ने ये डिमांड जाकर माउंटबेटन के सामने रख दी, और उन्हें ये डिमांड लॉजिकल लगी तो उन्होंने ये बात मान ली। उससे जिन देशों में बंटवारा होगा तो बॉर्डर बीच में से कहाँ रहेगा। नेहरू और जिन्ना एक दूसरे ऐसी आदमी को चुना जिसका इंडिया से कुछ भी लेना देना नहीं था, और ये आदमी थी सर सिरिल रैडक्लिफ। 8 जुलाई 1947 रैडक्लिफ इंडिया पहुंचते हैं। उन्हें लगता था कि कम से कम इस बंटवारे को करने के लिए उसके पास भरपूर समय होगा, लेकिन माउंटबेटन लिए 4 लोकल एडवाइज़र दिए गए, जिनमें से उसे 2 कांग्रेस के थे और 2 मुस्लिम लीग के, लेकिन ये लोग भी आपस में झगड़ते रहते थे। बंटवारे का बेसिस क्लियर था, जिन जगहों में मुसलमान की मेजॉरिटी थी वो पाकिस्तान में जाएंगे, और जिन जगहों में हिंदुओं और सिखों का मेजॉरिटी है वो इंडिया में रहेंगे। रैडक्लिफ के पास जो नक्शा था वो एग्जैक्ट नहीं था, और पॉपुलेशन भी इतनी रिलायबल नहीं थी। 2 शहर सबसे बड़ी मुसीबत बन गए। रैडक्लिफ के सामने आए हैं कोलकाता और लाहौर। कोलकाता उन्होंने इंडिया को दे दिया क्योंकि वहाँ हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन लाहौर में 5 लाख हिंदू, 1 लाख सिख और 6 लाख मुसलमान रहते थे। किसी की भी साफ मेजॉरिटी नहीं थी। रैडक्लिफ ने लाहौर पहले इंडिया को देने का सोचा था, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर दोनों बड़े शहर इंडिया को दे दिए तो पाकिस्तान के पास कोई मेजर अर्बन सेंटर नहीं रहेगा, इसलिए फाइनली उन्होंने लाहौर पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन दोस्तों, देश का बंटवारा यहाँ पर सिर्फ ज़मीन का देखने को मिला। साल 1946 में बेंगलोर ने सरकारी इंग्लैंड से 60 बतखें मंगवाई थी। जुलाई 1947 में जब बतखें कलकत्ता पहुँचे तो 2.5 पाउंड का बिल भी आया, लेकिन अब सवाल उन्हें 30-30 करके बांट दिया जाएगा। फाइनेंस सेक्रेटरी ने पेमेंट को रोक दिया। बतखें वेयर हाउस में रख दिए, और बतखों से लेकर टाइपराइटर्स तक, सूटकेस से लेकर लाइब्रेरी बुक्स तक हर चीज़ पर लड़ाई देखने को मिली। रैडक्लिफ ने बॉर्डर बनाने के लिए अपने 2000 पाउंड की फ़ीस लेने से साफ मना कर दिया।
उन्होंने कहा वो उसे ब्रिटिश एम्पायर के लिए अपनी ड्यूटी समझते हैं, लेकिन उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था उसमें कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह होने वाली हैं। अगस्त 1947 ड्री कमीशन की रिपोर्ट दे दी जाते ही माउंटबेटन इस रिपोर्ट को ले जाकर एक सेफ में लॉक करके रख देते हैं। बात असल में ये थी कि 15 अगस्त तक ये फैसले को उसके बाद परेशानी। 15 अगस्त 1947 की सुबह दुनिया भर में इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन करोड़ों लोग ये नहीं जानते, इसको ये तक नहीं था पता था उन्हें कहाँ रिपोर्ट्स करना है, दिल्ली में या कराची में। फाइनली माउंटबेटन सील्ड इनवेलप्स में मंत्री नेहरू और प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को बॉर्डर की रिपोर्ट देते हैं। सजेस्ट करते हैं कि दोनों अलग अलग कमरों में जाकर उसी रिपोर्ट को स्टडी करें और समझो कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर क्या होगा। 2 घंटे तक अलग अलग कमरों में दोनों को स्टडी करते हैं और बाद में ये जॉइंट मीटिंग के लिए माउंटबेटन के साथ मिलते हैं। जब 2 घंटे बाद ये दोनों लौटे तो दोनों बहुत गुस्से में थे। गुस्सा कई चीज़ों को लेकर था, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी एक छोटे से शहर को लेकर थी। रेडक्लिफ ने रावी नदी को नेचुरल बाउंड्री को फॉलो करते हुए उस मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को इंडिया में डाल दिया। साइड उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इंटेंशनली रेडक्लिफ को उस लाइन ने इंडिया को कश्मीर क्लेम करने का रास्ता दे दिया था। 17 अगस्त को बाउंड्रीज को पब्लिक के लिए बताया जाता है। सबके सामने पंजाब में इंसानों के इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन देखने को मिलता है। रेडक्लिफ के पास उस लाइन ने 50 लाख सिखों और हिंदुओं को पाकिस्तान के पंजाब में छोड़ दिया था और 50 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को इंडिया के पंजाब में। इन सबको अपना घर छोड़कर उस देश जाना था जो उनका था, एक ऐसा देश जिसे उनमें से ज़्यादातर लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। पंजाब की सड़कों पर धूल के गुब्बारे लिपटे हुए थे। 50-50 मील लंबी इंसानों की कतारें चल रही थी। बैलगाड़ियों में बूढ़े लोग थे, माँ बाप के कंधों पर बच्चे थे और उसे सर पर सामान था जो उनके पूरी गांव थी। यहाँ आप एक वीडियो देख सकते हैं एक्चुअल फुटेज का जो माइग्रेशन की। उस सब लोग को एक ऐसी देश की तरफ जा रहे थे जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। जाहिर सी बात है ये लोग बहुत नाराज़ थे। सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए पंजाब बाउंड्री फोर्स बनाई थी। 55,000 से ज़्यादा सोल्जर्स, एक आर्मी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। गवर्नर जनरल ने एक बाउंड्री फोर्स बनाई, उनका अपोजिट हुआ। लेकिन 55,000 सोल्जर्स 2 करोड़ लोगों के सामने कुछ भी नहीं थे। ये थी इस वीडियो का पार्ट 1। दूसरा पार्ट आप अगली वीडियो में देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो हाजिर होते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।